हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग समान अध्ययन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके आगामी जेएसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बाकी दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है। तो राज्यपाल को यहाँ पर कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है दोस्तों? तो मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान की शक्ति, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्यपाल को जो है मृत्यु के खिलाफ जो है क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। क्षमादान की शक्ति केवल दोस्तों हमारे देश में किसको प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को। ठीक है, क्षमादान की शक्ति किससे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल के तहत मिला है? तो आर्टिकल 72 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 72 या अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति किसी के मृत्यु दंड का जो है क्षमादान कर सकता है। इसके अलावा एक और पॉइंट को याद रखिए दोस्तों, सैन्य न्यायालय के द्वारा दिया गया दंड, ठीक है, सैन्य न्यायालय या सैनिक न्यायालय के द्वारा दिया गया दंड जो है उसके खिलाफ भी जो है राज्यपाल को शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, सैन्य न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड के खिलाफ भी जो है राज्यपाल को है क्षमादान की शक्ति नहीं प्राप्त है। लेकिन ये जो सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को चेंज करने का जो अधिकार है ये किसके पास है? तो ये भी जो है राष्ट्रपति के पास है। तो ये दोनों पॉइंट को आप जरूर ध्यान में रखें। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो है हमारे राज्य के जो राज्यपाल है उसे कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है जो है दंड के विरुद्ध। अगर किसी व्यक्ति को दंड मिलता है तो अगर किसी व्यक्ति को अगर दंड मिला हुआ है तो राज्यपाल उसको जो है दंड को क्षमा कर सकते हैं, उस पर विराम लगा सकते हैं। क्या क्या ये पॉइंट को जरूर ध्यान में रखें। राज्यपाल किसी व्यक्ति को अगर दंड मिला है तो राज्यपाल उस व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकते हैं, उस पर विराम लगा सकते हैं। ठीक है, उस पर विराम लगा सकते हैं। उसके बाद उस दंड का जो है निलंबन कर सकते हैं। ठीक है, निलंबन कर सकते हैं। उसके बाद उस दंड का परिहार कर सकते हैं और उस दंड का जो है लघुकरण कर सकते हैं। तो ये सारी शक्तियां जो है राज्यपाल को प्राप्त है किसी दंड के विरुद्ध। और ये सारी शक्तियां जो है ये किस अनुच्छेद के तहत मिला हुआ है राज्यपाल को? तो अनुच्छेद 161 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, उस पर विराम लगा सकता है, उसका निलंबन कर सकता है, उसका परिहार कर सकता है या उसका लघुकरण कर सकता है। तो ये पॉइंट को आप जरूर ध्यान में रखें और इससे रिलेटेड आर्टिकल को भी ध्यान में रखें। बाकी बात किया जाए दोस्तों कि राज्यपाल, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, इसका वर्णन जो है आर्टिकल 153 में किया गया। आर्टिकल 153 के तहत जो है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो हर एग्जाम के में आपको देखने को मिलेगा कि राष्ट्रपति जो राज्यपाल जो है कोई बिल को राष्ट्रपति के लिए जो है सेव कर सकता है। राज्यपाल कोई बिल को जो है राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है या सेव कर सकता है। ये किस अनुच्छेद के तहत? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको हर पीसीएस के एग्जाम में मिल जाएगा कि राज्यपाल कोई बिल को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित कर सकता है। ये किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 200 के तहत। तो इस आर्टिकल को आप जरूर ध्यान में रखें। आर्टिकल 200 के तहत जो है राज्यपाल किसी बिल को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। तो इसे आप जरूर ध्यान में रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो ये कौन सा महाद्वीप को हम लोग महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं दोस्तों? तो एशिया महाद्वीप, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। एशिया महाद्वीप दोस्तों क्या है? तो ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया महाद्वीप। इसके बाद बात किया जाए दोस्तों इसका विस्तार का, तो सबसे पहले एशिया महाद्वीप का जो अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। अक्षांशीय विस्तार इसका कितना से कितना है? तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों ये 10 डिग्री दक्षिण से लेकर 10 डिग्री दक्षिण से लेकर जो आपका 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार कितना? 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक ये फैला हुआ। अगर इसका देशांतरीय विस्तार देखा जाए, ठीक है, एशिया महाद्वीप का देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो ये 25 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट को ध्यान में रखें। इसके बाद दोस्तों इसके अलावा और कुछ पॉइंट को भी ध्यान में रखें, जैसे एशिया और यूरोप को कौन कौन अलग करता है? एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है दोस्तों? तो एशिया को यूरोप से अलग करने वाले जो यूराल पर्वत का नाम याद रखिए। एशिया को यूरोप से अलग करता है या एशिया और यूरोप के बीच कौन सीमा बनाता है? तो यूराल पर्वत और काकेकस पर्वत, ये दोनों पर्वत का ध्यान जरूर रखें। ठीक है, अगर पूछा जाए कि एशिया और यूरोप के बीच जो है कौन सा पर्वत बाउंड्री बनाता है तो यूराल पर्वत और काकेकस पर्वत
करवाते हैं। इसके अलावा दोस्तों एशिया और यूरोप के बीच जो है कौन सा जो है सागर, कौन सा सागर सीमा बनाता है? तो ये सागर है दोस्तों कैस्पियन सागर और काला सागर। ठीक है, कैस्पियन सागर और काला सागर जो है एशिया को यूरोप से अलग करता है। उसके बाद बात किया जाए दोस्तों एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है? एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है? एशिया कॉन्टिनेंट को अफ्रीका कॉन्टिनेंट से कौन अलग करता है दोस्तों? तो एशिया कॉन्टिनेंट को अफ्रीका कॉन्टिनेंट से ये सवेज नहर, ठीक है, कौन? तो सवेज नहर और लाल सागर, सवेज नहर और लाल सागर जो है एशिया कॉन्टिनेंट को अफ्रीका कॉन्टिनेंट से अलग करता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ और पॉइंट याद रखिए, जैसे कि अगर बात किया जाए एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा चोटी कौन सा है? एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा चोटी कौन सा है दोस्तों? तो माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। एशिया महाद्वीप, ये माउंट एवरेस्ट दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है। तो एशिया महाद्वीप का भी और दुनिया का भी सबसे बड़ा चोटी कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर। उसके बाद बात किया जाए कि एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे ऊंचा पठार कौन है? तो सबसे ऊंचा का पठार जो दोस्तों पामीर का पठार, जिसे विश्व का छत कहा जाता है। ठीक है, पामीर को पठार को क्या कहा जाता है? विश्व का छत है। और ये कहाँ? तो ये चीन तिब्बत में स्थित है। उसके अलावा दोस्तों और याद रखिए कि यहाँ पर जो है सबसे बड़ा झील कौन सा है? सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो कैस्पियन सागर। ठीक है, सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर। सबसे बड़ा झील कौन सा है दोस्तों? एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो कहाँ पर स्थित है? कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान में। उसके बाद बात किया जाए दोस्तों सबसे गहरा झील, एशिया महाद्वीप का सबसे गहरा झील कौन सा है? तो बैकाल झील। बैकाल झील कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो बैकाल झील ये रूस में स्थित है। दोस्तों आप सोचेंगे कि ये रूस यहाँ एशिया में कैसे आ गया? तो रूस का कुछ पार्ट दोस्तों यूरोप में भी है और रूस का कुछ पार्ट जो है एशिया में है, इसलिए जो है रूस जो है दोनों में पड़ता है। तो अगर रूस का जो बैकाल झील है ये एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है, इसलिए एशिया का सबसे गहरा झील जो है बैकाल झील ये कहाँ पर है? तो रूस में है। उसके बाद बात किया जाए दोस्तों एशिया महाद्वीप का सबसे गहरा गर्त, सबसे गहरा गर्त, सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त ये कहाँ पाया जाता है? तो ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है। मेरियाना गर्त कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर में पाया जाता है। ये गर्त जो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा गर्त है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान में रखें, दुनिया का सबसे बड़ा गर्त कहाँ पाया जाता है? तो प्रशांत महासागर में, और इसका नाम क्या है? तो मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रेंच इसको इंग्लिश में बोला जाता है। उसके बाद बात किया जाए दोस्तों कि एशिया का सबसे बड़ा जो है सबसे बड़ा देश कौन सा है? एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश, एशिया महाद्वीप में अगर बात किया जाए सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश जो है चीन है। एशिया महाद्वीप में सबसे छोटा देश कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप में सबसे छोटा जो देश है वो मालदीव है। ठीक है, अगर बात किया जाए एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जो है देश कौन सा है? चीन है। एशिया महादेश का सबसे छोटा जो है देश कौन है? तो ये आपका मालदीव है। अगर बात किया जाए दोस्तों सर्वाधिक लंबी नदी कौन है? एशिया महादेश की जो है सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी? तो यांगशी नदी, इसका भी नाम याद रखिए, यांगशी नदी। यांगशी नदी ये कहाँ दोस्तों? तो यांगशी नदी चीन में बहती है। यांगशी नदी चीन में बहती है, जो एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स है, तो इसे आप ध्यान में रखें। एक दो पॉइंट और जैसे कि याद रखिए, अगर बोला जाए कि सभ्यता का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है, मतलब कि सभ्यता सबसे पहले कहाँ पर स्टार्ट होता है? सभ्यता का पालना या सभ्यता का जो है सबसे पहले कहाँ पर स्टार्ट होता है? तो ये एशिया महाद्वीप में स्टार्ट होता है। वहीं अगर बात किया जाए मानव का पालना या मानव सबसे पहले आकर कहां पर बसे थे? मानव का पालना दोस्तों अफ्रीका कॉन्टिनेंट या अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है, अफ्रीका महाद्वीप को। तो ये दोनों पॉइंट को भी आप ध्यान में रखें। अगर बात किया जाए कि सबसे पहले जो सभ्यता का जो है सबसे पहले सभ्यता कहां पर विकसित होती है? तो सबसे पहला जो सभ्यता विकसित होती है वो एशिया में विकसित होती है। अगर बात किया जाए सबसे पहले जो मानव कहां पर आकर बसना स्टार्ट करते हैं तो वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से इसको याद रखिए कि सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप, मानव का पालना अफ्रीका महाद्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? काली और तीस्ता नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक जो है विभाग स्थित है? तो काली और तीस्ता के बीच कौन सा है दोस्तों? तो काली और तीस्ता जो है आपका ये पड़ जाएगा आपका असम हिमालय। ठीक है दोस्तों, काली और तीस्ता के बीच में कौन सा जो है कौन सा हिमालय का प्रादेशिक विभाजन आएगा? सॉरी, यहाँ पर जो है दोस्तों काली और तीस्ता पूछ रहा है ना, तो काली और तीस्ता के बीच आपका नेपाल हिमालय आ जाएगा। आप लोगों को पता है दोस्तों जो हिमालय है इसका प्रादेशिक विभाजन किया गया है। तो प्रादेशिक विभाजन में आप इसे ध्यान में रखें। तो प्रादेशिक विभाजन में सबसे पहले बात किया जाए पंजाब हिमालय। ठीक है, नॉर्थ से देखते हैं हम लोग। नॉर्थ में सबसे पहले पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय किन किन नदियों के बीच है? तो सिंधु और सतलज। पंजाब हिमालय किन किन नदियों के बीच है? सिंधु और सतलज।
सिंधु और सतलज के बीच कौन है? पंजाब हिमालय। उसके बाद आता है दोस्तों कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय किसके किसके बीच है? तो ये सतलज और काली के बीच है। सतलुज और काली के बीच कौन सा हिमालय है? सतलुज और काली नदी के बीच जो है ये कुमायूं हिमालय स्थित है। उसके बाद बात किया जाए दोस्तों नेपाल, तो नेपाल किसके किसके बीच है दोस्तों? तो नेपाल जो आपका काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में दोस्तों नेपाल हिमालय है। उसके बाद बात किया जाए दोस्तों असम हिमालय। असम हिमालय किन नदियों के बीच पड़ता है? तो असम हिमालय दोस्तों तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच पड़ता है। ठीक है, असम हिमालय किसके किसके बीच? तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच में पड़ता है। ठीक है, तो इसे आप इसका प्रादेशिक विभाजन को जरूर ध्यान में रखें, इसे एक क्वेश्चन हिमालय से जरूर बनता है। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों का रिवाइज कर देता हूँ। ये जो सीक्वेंस है दोस्तों नॉर्थ से आपका साउथ में चल रहा है। सबसे पहले आपका कौन आएगा? तो सबसे पहले आपका आएगा दोस्तों पंजाब हिमालय। ठीक है, पंजाब हिमालय ये किन किन नदियों के बीच पड़ेगा? तो पंजाब हिमालय आपका दोस्तों ये सिंधु और सतलज के बीच में पड़ेगा पंजाब हिमालय। उसके बाद आपका दूसरे नंबर पर कौन आएगा? तो कुमायूं हिमालय किसके किसके बीच है? तो ये सतलज और काली के बीच है। कुमायूं हिमालय किसके किसके बीच है? तो सतलज और काली के बीच में है। ठीक है, तीसरे नंबर पर आएगा दोस्तों आपका, तीसरे नंबर पर कौन आ जाएगा? नेपाल हिमालय। ठीक है, नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय किसके किसके बीच आएगा? तो नेपाल हिमालय जो काली और तीस्ता के बीच में आएगा। काली और जो है आपका तीस्ता के बीच में कौन हिमालय आएगा? नेपाल हिमालय आएगा। उसके बाद चौथा में कौन आएगा? तो चौथे में आएगा आपका दोस्तों असम हिमालय किसके किसके बीच में आएगा? तो असम हिमालय जो आपका दोस्तों तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में आएगा। असम हिमालय कहाँ कहाँ पर है? तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में आएगा। तो ये तो हो गया दोस्तों सीक्वेंस लोकेशन वाइज। अगर पूछा जाए कि एरिया या क्षेत्रफल के अनुसार इनका सीक्वेंस क्या होगा? क्षेत्रफल के अनुसार भी सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो हिमालय है दोस्तों ये नेपाल हिमालय है। नेपाल हिमालय के बाद दोस्तों सबसे बड़ा असम हिमालय है। नेपाल के बाद कौन आ जाएगा? असम हिमालय के बाद सबसे बड़ा जो है ये पंजाब हिमालय है। और पंजाब हिमालय के बाद जो है सबसे बड़ा हो जाएगा कुमायूं हिमालय। तो इस तरह से इसका सीक्वेंस है। सबसे बड़ा दोस्तों एरिया क्षेत्रफल वाइज सबसे बड़ा कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय। उसके बाद असम हिमालय, उसके बाद पंजाब हिमालय, उसके बाद कुमायूं हिमालय। तो सबसे छोटा आपका कुमायूं हिमालय एरिया वाइज और सबसे बड़ा एरिया वाइज आपका नेपाल हिमालय। तो ये सारी जानकारी को आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? काफ़ी आसान सा क्वेश्चन और काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद इससे रिलेटेड छोटे छोटे कुछ पॉइंट को ध्यान में रखें, जैसे कि हमारा देश का जो है न्यायालय का स्ट्रक्चर किस तरह है दोस्तों? तो हमारे देश में जो है न्यायालय का स्ट्रक्चर यहाँ पर सबसे एक हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद हमारा आता है हाई कोर्ट जो आपका जिसकी संख्या 25 है। हाई कोर्ट की संख्या देश में कितनी है? 25 है। उसके बाद आपका आता है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के बाद आपका हाई कोर्ट के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की संख्या 1 है, हाई कोर्ट की संख्या 25 है। उसके बाद बात किया जाए दोस्तों कि जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन होता है ये भी ध्यान में रखिए। सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब होता है दोस्तों? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है 28 जनवरी 1950 को होता है। और ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसका जो है गठन किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिए सर्वोच्च न्यायालय का गठन 28 जनवरी 1950 को भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखें। उसके बाद बात किया जाए तो सर्वोच्च न्यायालय का जो वर्णन है ये कहाँ पर किया गया है दोस्तों? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो वर्णन है हमारे संविधान के भाग 5, ठीक है, संविधान के भाग 5 में। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? तो अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक। ठीक है, अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो है वर्णन किया गया। अनुच्छेद भाग 5 और अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक। उसके बाद दोस्तों याद रखिए कि यहाँ पर जो है अनुच्छेद 124 याद रखिए। अनुच्छेद 124 में जो है सर्वोच्च न्यायालय का गठन, नियुक्ति इस सभी के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का जो है गठन के बारे में, उनकी नियुक्ति के बारे में और उनकी योग्यताओं के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 124 के में वर्णन है। इसके बाद दोस्तों याद रखिए कि जो है इनको शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ
दिलाता है दोस्तों, ये राष्ट्रपति के द्वारा इनका शपथ दिलाया जाता है या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिए सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उनको शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति के द्वारा इनका जो है शपथ दिलाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का जो है रिटायरमेंट का एज कितना है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रिटायरमेंट का एज जो है ये 65 वर्ष है। ठीक है, तो ये 65 वर्ष है, इसे ध्यान में रखें। सर्वोच्च न्यायालय के रिटायरमेंट या जो है सेवानिवृत्ति की जो है आयु कितनी है, तो 65 वर्ष है। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, तो इसे आप ध्यान में रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आप ध्यान में रखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 143, ठीक है, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय का संविधान के मामले में किसी चीज़ पर जो है सलाह ले सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेंगे कौन से अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 143 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है संवैधानिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं। अनुच्छेद 143 ये आपका PCS एग्जाम या UPSC के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसे भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहार को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदार ने पट्टा जारी नहीं किया, इसका कारण क्या था, तो स्थायी बंदोबस्त 1793 में दोस्तों जो है यहाँ पर जमींदार ने अपना पट्टा जारी नहीं किया, इसका कारण क्या था, इसका कारण मुख्य कारण था कि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जमींदार लोग अपने पट्टा जारी क्यों नहीं किए, क्योंकि जमींदारों के ऊपर जो है कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। इसके अलावा दोस्तों कुछ और पॉइंट याद रखिए, जैसे स्थायी बंदोबस्त के बारे में आप स्थायी बंदोबस्त के बारे में सबसे पहले ध्यान में रखिए कि स्थायी बंदोबस्त को किसके द्वारा लाया गया था, तो स्थायी बंदोबस्त को जो है लॉर्ड कर्नवालिस इसका नाम ध्यान में रखिए, लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा जो है ये स्थायी बंदोबस्त को लाया गया था। स्थायी बंदोबस्त को हम लोग और किस नाम से जानते थे, इसे हम लोग इस्तमरारी या मालगुजारी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं, इस्तमरारी या मालगुजारी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। इस बंदोबस्त में दोस्तों क्या होता है कि सनसेट से पहले जो जितने भी टैक्स को दे दिया जाना रहता है। ठीक है, सनसेट से पहले जितना भी जो टैक्स है उसको दे दिया जाना रहता है, लेकिन अगर जो है सनसेट से पहले अगर टैक्स नहीं दिया जाता है तो उसके जो है ज़मीन को हथिया लिया जाता है। इसलिए इस बंदोबस्त को हम लोग सनसेट रूल के नाम से भी जानते हैं, सनसेट रूल के नाम से भी किसे जानते हैं हम लोग, तो स्थायी बंदोबस्त को जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों और कुछ छोटे छोटे व्यवस्था जैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये किसके द्वारा लाया गया था, तो ये दोस्तों कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो के द्वारा जो है ये रैयतवाड़ी व्यवस्था को लाया गया था। उसके अलावा दोस्तों महालवाड़ी व्यवस्था एक थी, महालवाड़ी व्यवस्था, तो ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। महालवाड़ी व्यवस्था ये किसके द्वारा, तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा जो है महालवाड़ी व्यवस्था को लाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था, तो मुगल सम्राट जो औरंगजेब है ये वीणा बजाने में निपुण था, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। औरंगजेब के बारे में कुछ और छोटे छोटे पॉइंट को याद रखिए, जैसे औरंगजेब कब ये शासक बनता है दोस्तों, तो ये 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक जो है ये राजा बनता है। औरंगजेब के समय में ही जो मुगल का डाउनफॉल होना स्टार्ट होता है धीरे धीरे। अगर औरंगजेब के समय में ही दोस्तों मुगलों के पास सबसे अधिक परगना था। इस समय जो है औरंगजेब के पास जो है 21 परगना पर जो मुगलों का अधिकार था। अगर पूछा जाए किस मुगल बादशाह के पास सबसे ज़्यादा परगना थे, तो औरंगजेब के पास। इसी के शासनकाल में दोस्तों सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार रखे थे। ठीक है, अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार रखने वाला कौन सा मुगल बादशाह था, तो ये औरंगजेब था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों औरंगजेब को हम लोग किस नाम से जानते थे, तो औरंगजेब को हम लोग जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं। औरंगजेब को हम लोग किस नाम से जानते हैं, जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं। ये अपने सिक्कों पर जो है कलमा खुदवाया था। ठीक है, ये अपने सिक्कों पर क्या खुदवाया था, अपने सिक्कों पर जो है कलमा खुदवाने वाला पहला ये मुगल शासक था। अपने सिक्कों पर कलमा खुदवाने वाला शासक कौन था दोस्तों, तो ये था औरंगजेब। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ और पॉइंट याद रखिए, जैसे औरंगजेब ने ही जो है जितने तरह के ये संगीत हैं, संगीत हो गया, मदरा पान हो गया, नवरोज़ त्यौहार हो गया, तुलादान व्यवस्था हो गया, झरोखा दर्शन हो गया, ये सभी को बंद कराने वाला कौन था दोस्तों, तो ये सभी को बंद कराने वाला औरंगजेब था। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये आपका संगीत हो गया, नवरोज़ त्यौहार हो गया,
तुलादान व्यवस्था हो गया, झरोखा दर्शन हो गया, शराब पर पाबंदी, जुआ खेलने पर पाबंदी, ये सभी पर किसके द्वारा जो है रोक लगाया गया था? तो ये औरंगजेब के द्वारा ही रोक लगाया था। इसके अलावा दोस्तों औरंगजेब ने ही जो सती प्रथा को पूरी तरह से बैन किया था। सती प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने वाला शासक कौन था? तो ये औरंगजेब ही था। इसके अलावा दोस्तों कुछ और पॉइंट याद रखिए कि औरंगजेब कौन से युद्ध के बाद जो है मुगल का असली शासक बनता था? ये सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ के युद्ध कब होता है दोस्तों? सामूगढ़ का युद्ध जो है ये 1658 ईस्वी में होता है। सामूगढ़ के युद्ध के बाद ही जो है औरंगजेब को मुगल सत्ता का गद्दी मिलता है। तो ये पॉइंट को आप ध्यान में रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद जो है राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? ठीक है, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के बाद जो है कौन राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है दोस्तों? तो सुभाष चंद्र बोस के बाद जो है यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सुभाष चंद्र जो अपना त्याग पत्र देते हैं उसके बाद कौन बनते हैं? राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में जान लीजिए दोस्तों। क्या था ये कि सबसे पहले जो है कांग्रेस का कितनावां अधिवेशन होता है दोस्तों? तो यहाँ पर जो है 52वां अधिवेशन होता है। 52वां अधिवेशन कहाँ पर? त्रिपुरी। 52वां अधिवेशन त्रिपुरी मध्य प्रदेश। 52वां अधिवेशन त्रिपुरी मध्य प्रदेश। और ये कब होता है? तो 1939 को। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट था, इसे ध्यान में रखें कि कांग्रेस का 52वां अधिवेशन त्रिपुरी मध्य प्रदेश 1939 को होता है। यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस के जो अध्यक्ष बनने के लिए दो व्यक्ति खड़े होते हैं। तो सबसे पहले तो एक अपने सुभाष चंद्र बोस हो गए, और गांधी जी जो है ये सीतारामैया को, पट्टाभी सीतारामैया को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस जो है एक तरफा जो है सीतारामैया को हरा देते हैं, जिससे जो है गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच जो है थोड़े से विवाद हो जाते हैं। ठीक है, तो इस विवाद के कारण जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है यहाँ से फिर त्यागपत्र दे देते हैं। ठीक है, ये तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिए कि किसके विवाद के कारण? तो ये जो है गांधी और सुभाष चंद्र के बीच जो विवाद हो जाता है, उसी के कारण जो है सुभाष चंद्र बोस जो है यहाँ से जो है कांग्रेस के अध्यक्ष से त्यागपत्र दे देते हैं। और यहाँ पर जो त्यागपत्र देने के बाद जो है क्या करते हैं, ये 1939 में ही जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। 1939 में जो है त्यागपत्र देने के बाद ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। और यहाँ पर जब त्यागपत्र देने के बाद अध्यक्ष का पद खाली होता है तो राजेंद्र प्रसाद को जो है अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो ये पॉइंट को ध्यान में रखिए। ये बस इतना याद रखिए कि ये कांग्रेस का अधिवेशन वहाँ कितना था? 52वां अधिवेशन था, 1939 में हुआ था, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ था। यहाँ पर किसके बीच लड़ाई हुआ था? तो ये पट्टाभी सीतारामैया को के बीच और सुभाष चंद्र बोस। पट्टाभी सितार मैया को कौन जो है ये गांधी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जो गांधी के सपोर्ट करने के बाद भी जो है ये अध्यक्ष नहीं बन पाते हैं। लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस बन जाते हैं तो गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच जो है ये आपका विवाद होना स्टार्ट हो जाता है। विवाद होने के कारण जो है सुभाष चंद्र बोस जो है त्यागपत्र दे देते हैं और 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना करते हैं। त्यागपत्र देने के बाद जो अध्यक्ष का पद खाली होता है, उसके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद को जो है ये अध्यक्ष बना दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो है दोस्तों ऋग्वैदिक में जो है आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मद्रास में वेद समाज की स्थापना कब की गई? तो मद्रास में वेद समाज की स्थापना कब की जाती है दोस्तों? तो मद्रास में जो वेद समाज की स्थापना सन 1864 ईस्वी में। ठीक है, मद्रास में वेद समाज की स्थापना कब की जाती है? तो 1864 ईस्वी में। और ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये केशव चंद्र सेन के द्वारा, केशव चंद्र सेन। और एक और नाम याद रखिए, श्रीधर नायडू। ठीक है, श्रीधर नायडू, ये दोनों के द्वारा जो है मद्रास में वेद समाज की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व है दोस्तों ये बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया जाता है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? तो चंगेज खां के अधीन मंगोलों का जो भारत पर सबसे पहले आक्रमण होता है ये दोस्तों इल्तुतमिश के शासनकाल में होता है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये कब होता है दोस्तों? तो ये जो चंगेज खां जो यहाँ पर आक्रमण करते हैं 1221 में। ठीक है, 1221 में जो है इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज का भारत पर सबसे पहला आक्रमण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होम रूल आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य है? तो होम रूल आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य पूछा? पहला कथन है इसका नेतृत्व लोकमान्य तिलक तथा एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, ये तो कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। उसके बाद दूसरा, तिलक व एनी बेसेंट ने अपने पृथक लीग की स्थापना की थी, ये भी कथन सही है।
होम रूल लीग आंदोलन दूसरे विश्व युद्ध के प्रति भारत की प्रतिक्रिया थी। नहीं, ये दोस्तों ये तो 1916 में जो है आपका होम रूल का कॉन्सेप्ट आ गया था, तो दूसरा विश्व युद्ध में तो होगा नहीं, तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्न से कौन सी राजकोषीय नीति निरूपित करता है? यहाँ पर जो है दोस्तों भारत में जो है राजकोषीय नीति किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? तो ये जो राजकोषीय नीति है ये वित्त मंत्रालय के द्वारा निरूपित किया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो है राज्य का नीति निर्देशक, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे पॉइंट को याद रखिए। जैसे अगर बात किया जाए दोस्तों कि संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया? ठीक है, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया दोस्तों? तो ब्रिटेन से जो है आपका संसदीय व्यवस्था, ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था और एकल नागरिकता, ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था और एकल नागरिकता, ये ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है अमेरिका से क्या क्या लिया गया है दोस्तों? तो अमेरिका से जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। उसके बाद आपका मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया और मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद दोस्तों कनाडा से क्या लिया गया है? तो कनाडा से आपका संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। उसके बाद संघ और राज्यों के बीच जो है शक्ति का बंटवारा, ये कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग ने किस दिन जो है सीधे कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे के लिए चुना है? तो ये मुस्लिम लीग के द्वारा जो है डायरेक्ट एक्शन डे या सीधी कार्यवाही दिवस कब बनाया गया था दोस्तों? तो ये आपका दोस्तों 4 दिसंबर 1946 को, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, मुस्लिम लीग के द्वारा जो है 4 दिसंबर 1946 को है डायरेक्ट एक्शन डे बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी कैसी है? तो भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी जो है ये संरचनात्मक है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन है? यानी जो है नागरिकता आपको कौन दे सकता है? तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय ये दोस्तों संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार है? भारत में जो मत देने का अधिकार ये कैसा अधिकार है दोस्तों? तो भारत में मत देने का अधिकार एक कानूनी या वैधानिक अधिकार है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। मत देने का अधिकार की आयु को दोस्तों जो है 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष किया गया था। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। ये किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो ये 61वां संविधान संशोधन 1989। ठीक है, ये डेट को याद रखिए। 61वां संविधान संशोधन 1999 के द्वारा जो है 21 वर्ष से आयु घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था मतदान देने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस घटना के बाद अंग्रेज ने जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकरण कर लिया? तो ये किस घटना के बाद जो है अंग्रेजों के पास जो है भारत पर जो है पूरी तरह से आधिपत्य कायम हो जाता है? तो ये दोस्तों बक्सर का युद्ध, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बक्सर का युद्ध कब होता है दोस्तों? तो बक्सर का युद्ध ये 22 अक्टूबर, ठीक है ध्यान में रखें, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। यहाँ पर ये किसके बीच होता है? तो ये अंग्रेज की तरफ से कौन होते हैं? तो टॉमस मुनरो होते हैं। उसके बाद यहाँ जो है इसके बाद ये मीर कासिम बंगाल के नवाब, सुजाउद्दौला अवध के नवाब और जो है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के ये जो तीनों की संयुक्त सेना थी। तीनों की संयुक्त सेना कौन कौन थी दोस्तों? तो मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों की संयुक्त सेना जो है मुनरो के खिलाफ या अंग्रेज के खिलाफ लड़ते हैं। इसमें जो है ये तीनों की संयुक्त सेना अंग्रेजों के द्वारा बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं और इसके बाद जो अंग्रेजों का आधिपत्य भारत पर हो जाता है। इसके बाद दोस्तों सन 1765 में ही इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि होती है ये किसके बीच होती है? तो अंग्रेज और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच होती है। ठीक है, 1765 में इलाहाबाद की संधि अंग्रेज और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच होती है। इसके बाद जब ये भारत पर इसका आधिपत्य हो जाता है अंग्रेजों का, तो ये जो बिहार, उड़ीसा और बंगाल का जो दीवानी है ये किसे सौंप दिया जाता है? तो ये अंग्रेज अपने हाथ में ले लेते हैं और यहाँ पर जो है बिहार का जो है दीवान किसे बनाया जाता है दोस्तों? तो बिहार का जो दीवान है ये राजा सिताब राय को, बिहार का दीवान किसे बनाया जाता है? तो राजा सिताब राय को बिहार का दीवान बनाया जाता है।
उड़ीसा का दीवान किसे बनाया जाता है? तो उड़ीसा का दीवान जो है दोस्तों ये दुर्लभ राय को जो है उड़ीसा का दीवान बनाया जाता है। और बंगाल का दीवान किसे बनाया जाता है? तो ये रजा खां को जो है बंगाल का दीवान बनाया जाता है। तो ये तीनों नाम जरूर याद रखें दोस्तों, ये आपका पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है कि बिहार का जो है बिहार का दीवान किसे बनाया जाता है अंग्रेजों के द्वारा? तो राजा सिताब राय को। उड़ीसा का जो है जो दीवान किसे बनाया जाता है? दुर्लभ राय को। और जो है बंगाल का दीवान किसे बनाया जाता है? तो राजा खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाती है क्योंकि? तो ये क्या करता है दोस्तों कि मच्छरों का जो है प्रजनन क्षमता में ये क्या करता है, मच्छरों के लिए जो है ये क्या करता है कि लार्वा के सांस में बाधा डालता है। यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है कि अगर आप स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालते हैं तो मच्छर कम क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये लार्वा के सांस में जो है बाधा डालते हैं। मिट्टी का तेल डालने से क्या होता है दोस्तों, पानी का जो है सरफेस टेंशन कम हो जाता है, जिसके वजह से जो लार्वा ऊपर तैरते रहते हैं वो नीचे चल जाते हैं और वो अंदर जाकर मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि में दृष्टि उपकरण में किया जाता है? ये किस तरंग का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो आवर्त तरंग, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में हरांश होता है, यह हरांश कितना होता है? तो विस्थापित पानी के बराबर होता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, भार में जो हरांश होता है वो किसके बराबर होता है? तो विस्थापित पानी के बराबर होता है। इसे ही हम लोग आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस बहुलीकरण से पीवीसी बनता है? तो पीवीसी किसके बहुलीकरण से बनता है? तो ये विनाइल क्लोराइड से बनता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस तत्वों के लवण के द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होता है? तो यहाँ पर कौन सा तत्व जो है आतिशबाजी में रंग के लिए यूज होता है? तो एस्टार्सियम और बेरियम, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो डेंड्रोलॉजी का संबंध दोस्तों ये आपका हो जाएगा वृक्षों के अध्ययन और झाड़ियों के अध्ययन से। डेंड्रोलॉजी का संबंध वृक्षों अध्ययन और झाड़ियों के अध्ययन को हम लोग डेंड्रोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर संबंधी रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर संबंधी रोग को हम लोग ओकोनोलॉजी कहते हैं। ऑन्कोलॉजी जो है आपका कैंसर संबंधित रोग का अध्ययन कहलाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मकान में दो बल्ब लगे हुए हैं, उनमें से एक दूसरा जो है अधिक से प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, एक मकान में जो है दो बल्ब लगा हुआ है, एक बल्ब जो है अधिक प्रकाश दे रहा है और दूसरा बल्ब जो है कम प्रकाश दे रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? तो एक में जो है इसमें जो है रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होने की वजह से क्या होगा, इसमें पावर ज़्यादा होगा। और एक में जो कम प्रकाश दे रहा होगा उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इसमें जो है पावर कम होगा, जिसके वजह से ये कम प्रकाश दे रहा होगा। तो ये कथन हम लोग को ढूंढना है, तो ये कथन हो जाएगा कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड ना होता तो भूपृष्ठ का तापमान, अगर देखिए पृथ्वी पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही जो है पृथ्वी का जो है तापमान थोड़ा थोड़ा जो गर्म होता है, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो पृथ्वी का तापमान कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा तो वर्तमान से कम हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए 3 खनिज का आवश्यक होता है दोस्तों, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया। कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। तो यहाँ पर देख लेते कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। तो यहाँ पर पोटेशियम दिया हो, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। हृदय का धड़कन या हार्ट बीट को कंट्रोल कौन सा तत्व करता है? तो दोस्तों पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र नीला प्रतीत क्यों होता है? तो समुद्र का नीला होने का प्रतीत का कारण दोस्तों आकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश के पराकिरणन के कारण, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये दोस्तों हमारा यहाँ पर ये आखिरी क्वेश्चन था। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।